स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने सती कुंड को जल्द ही विश्व स्तरीय संरचना देने का भव्य रूप में विकसित किए जाने की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर की पौड़ी में गंगा आरती के दौरान लाइट, साउंड और लेजर शो के माध्यम से गंगा के अवतरण के प्रदर्शन की व्यवस्था करने और हर की पौड़ी के आसपास के सभी पुलों पर लाइटिंग की व्यवस्था किए जाने की घोषणा भी की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां दिव्यांग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देहरादून में राष्ट्रीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता T20 के लीग मैच शुरू हो गए हैं। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, पौंडुचेरी और कर्नाटक की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के पहले मैच में उत्तराखंड की टीम ने पौंडुचेरी को 47 रन से हरा दिया। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के सचिव शैलेंद्र यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में 6 ग्रुप बने हुए हैं। हर ग्रुप से टॉप टीम को नॉकआउट के लिए चुना जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मौका देना है। जो भी इस ग्रुप बी में से टॉप 2 टीमें हैं वो सुपर 8 में जाएंगी और सुपर 8 नागपुर में होगा। वहाँ पर सुपर 8 के बाद सेमीफाइनल और फाइनल भी वहीं पर होगा। जिस तरीके से मैंने बताया 6 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप से ग्रुप ए से ग्रुप डी तक टॉप टीम में जाएंगी। उसके बाद ई और एफ से एक टीमें आएंगी और वहाँ पर उनका सुपर 8 मैचेज होंगे। तो इंडिया की टीम फिर इसी में इन्हीं खिलाड़ियों में से चयनित होगी या कुछ और तरीका है? यस, तो इसमें से टोटल 56 ब्लाइंड क्रिकेटर सेलेक्ट होते हैं। फिर वो इंडियन टीम कैंप रहता है उनका, अलग अलग डेज का, अलग अलग लोकेशंस पे, उनके फिटनेस के हिसाब से, उनके गेम के हिसाब में से उसमें से 29। अगली खबर देहरादून से है, जहां डीएम सोनिका ने प्रशासक पद संभाल लिया है। निवेशक सम्मेलन को देखते हुए शहर को 4 जोन में बांट दिया गया है और जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला अधिकारी सोनिका ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवंटित क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के लिए पूरी तरह से अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने सफाई व्यवस्था पर फोकस किया। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए एडीएम वित्त और राजस्व रामजी शरण शर्मा को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। जैसे पहले से ही हम लोगों ने काम शुरू कर दिए थे और DDA द्वारा फसाद और ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, नगर निगम द्वारा सफाई वगैरह का और PWD के द्वारा काम हो रहा है। तो आज हम MDDA की टीम के साथ सचिव साहब हमारे साथ ही हैं और हम लोगों ने पूरा रूट चेक किया है और जगह देखा है, जहाँ पे कुछ कमियाँ हैं वो नोटिस की हैं और काम। अगली खबर खटीमा से है, जहां गुलदार देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। भगचूरी गांव में खेतों में गुलदार देखा गया, जिसके बाद इलाके में दहशत बनी हुई है। खेत में अपने 2 बच्चों के साथ घूम रही मादा गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग की टीम संभावित क्षेत्रों में दिन रात गश्त कर रही है। गांव वालों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। हमको कल ये सूचना मिली थी और कि वहाँ पर भगचुरी गांव में एक गुलदार प्राय वहाँ पर देखा जा रहा है। उसके साथ उसके 2 कब्स भी हैं। तो उसके लिए हमने अपने खटीमा रेंज के स्टाफ को वहाँ पर भेज रखा था और अभी हम ये देख रहे हैं कि उसका मूवमेंट क्या है। ट्रैप कैमरा लगवाने हेतु भी हमने निर्देशित कर दिया है वहाँ पर और दिखाई भी दे रहे हैं 2 बच्चों के साथ वो मादा जो गुलदार है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है। और लगातार हमने जो टीमें बना दी हैं, रात्रि के लिए अलग टीम, दिन के सुबह और शाम के लिए अलग टीम। तो जो टीमें हैं वो नियमित रूप से वहाँ पर गश्त करेंगी और जो भी गुलदार का मूवमेंट है उस पर अपनी नज़र बनाए हुए रखेंगे। गाँव वालों को भी हमने एक मीटिंग करके वहाँ पर सजग कर दिया है कि आप लोग क्या करें और क्या ना करें इस स्थिति में। तो अभी तो हम लोग अभी गश्त पर टिके हुए हैं कि हम गश्त अपनी नियमित रूप से वहाँ पर रखें और किसी भी असावधानी से बचें। अगली खबर देहरादून से है, जहां वर्ल्ड इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।
उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के बाहर इन्वेस्टर्स से बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के बाहर और देश के अंदर निवेशकों को निमंत्रण दे चुके हैं। इसी बीच देहरादून में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर इन्वेस्टर समिट के आयोजन स्थल FRI तक और इसके आसपास के समस्त क्षेत्र इससे प्रभावित रहेंगे। हालांकि इससे मोबाइल नेटवर्क सेवा पर कोई असर नहीं पड़ने का दावा दूरसंचार कंपनियां कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रण पत्र भी सौंपा था। देखिए, चूँकि पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे नरेंद्र नगर की खबर के साथ, जहां खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ में युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी ने खेल प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है और युवा खेलों के माध्यम से अपना करियर बना रहे हैं। इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी पंकज तिवारी, खेल संयोजक प्रकाश ड्यूंडी भी मौजूद रहे। रूप से खेल महाकुंभों के आयोजन के पीछे की जो मंशा सरकार की है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे बिना किसी सुविधाओं के अभावग्रस्त होकर के जो मुख्य मंच पर नहीं आ पाते थे, उनकी प्रतिभा को हम मुख्य मंच पर नहीं ला पाते थे। निश्चित रूप से सरकार की उस मंशा को फलीभूत करते हुए आज खेल महाकुंभ के माध्यम से हम उन बच्चों को वो सारी सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा हमारा सरकार का जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसमें ब्लॉक स्तर पर जो प्रथम बच्चा आएगा उसे 500 रुपये नगद, दूसरे बच्चे को 400 रुपये और तृतीय बच्चे को 200 रुपये हम नगद देंगे। उससे जो बच्चे जिले में जाएंगे वहाँ भी एक प्रक्रिया है, 800, 500 और 300 रुपये वहाँ दिया जाएगा। खेल महाकुंभ चल रहा है जिसमें 8 न्याय पंचायतों के बच्चे आए हुए हैं, जिसमें दो नगर पालिका क्षेत्र के, और इसमें लगभग कम से कम 200 बच्चे आए हुए हैं खेल प्रतियोगिता में, जिसमें 3 वर्गों में आए हैं, अंडर 14, एक अंडर 17 और एक अंडर 21, जिसमें लगभग सभी बच्चे अपने अपने खेल प्रतियोगिता में पूरा दमखम लगा रहे हैं। आज इस खेल महाकुंभ के अवसर पे मैं 60 मीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तथा आगे भी स्थान प्राप्त करती रहूंगी। मेरा सपना है कि मैं खेल में कुछ अच्छा करूं तथा अपने भारत। अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। प्रदेश की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून के प्रमुख मार्ग राजपुर रोड स्थित दिलाराम बाजार में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि जिस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, ये मार्ग राजधानी देहरादून का मुख्य मार्ग है। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रपति आवास, राजभवन, सीएम आवास सभी यहाँ से नजदीक हैं। इस मार्ग पर देश विदेश से आने वाले लोग भी गुजरते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन, मान और शान का प्रतीक है और इसको देखकर युवाओं के मन में एक आदर्श का भाव उठता है। वर्ल्ड इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी इस समिट में आने वाले हैं। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को
सफल बनाने के लिए हर सफल प्रयास कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जोर शोर से जितना प्रचार और प्रसार कर रही है उसका कोई खास असर नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि 2018 में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान इन्वेस्टर समिट किया गया था और उसको भी काफी प्रचारित किया गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी निकलकर नहीं आया। मेरे थे उनका उत्तर ना तो अभी तक मुख्यमंत्री ने दिया न इनके प्रवक्ताओं ने दिया। पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैकेंजी ग्रुप कौन है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी अमेरिका को क्यों लाया गया? 2.5 लाख रुपया प्रति एक दिन के हिसाब से आप भुगतान कर रहे हैं। कितने कदम आगे बढ़ी? वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए लाई गई थी। पंडित नारायण दत्त तिवारी ने एक सॉलिड बेस दिया जिसमें सिडकुलों की स्थापना की यहाँ और उधम सिंह नगर में। जितने उद्योग आए, जितनी इन्वेस्टमेंट आई थी उसमें से कितनी बची है, कितने उद्योग यहाँ से चले गए और गए तो उनके कारण क्या है? तीसरा, ऐसी कंपनी से करार लंदन जाके क्यों किया गया जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही है? कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, गाजियाबाद में उसका हेड ऑफिस है, वो यहाँ ऑलरेडी काम कर चुकी है, संपर्क में उससे यही MOU क्यों नहीं हुआ? 3। चौथा, कि जो बिजली की आवश्यकता होती है, लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता होती है, सड़कें दुरुस्त उसकी आवश्यकता होती है, आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के हिसाब से 3.5 महीने 400 के आसपास सड़कें बंद रही, तो इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। 24 घंटे आप बिजली नहीं दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ ठीक नहीं है। तमाम मामले अंकिता से लेके विपिन रावत से लेके। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे भगवानपुर की खबर के साथ, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों का कार्यकाल पूरा हो गया, जिसको लेकर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश भी शामिल हुए। इस दौरान ईओ नौशाद हसीन ने सभी सभासदों और अध्यक्ष को सम्मान पत्र और बुके देकर सम्मानित किया। आज नगर पंचायत में कार्यक्रम ये था कि बोर्ड के 5 साल पूरे हो गए थे और ये इनका विदाई समारोह 1 तारीख को होना था, लेकिन 1 तारीख को मेरे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी, इस वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। तो आज हमने इनको बुला के इनका विदाई समारोह किया है। तो यहाँ पे 1 साल हो गया है। सभासदों का स्वभाव बहुत अच्छा था, चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि का स्वभाव सबका अच्छा था, स्टाफ का सब बहुत अच्छा रहा। नगर पंचायत भगवानपुर का 5 साल बेमिसाल जो इस समय निकला है, इसके लिए सम्मान आज हमारे ईओ साहब और स्टाफ के माध्यम से रखा गया है। जैसे ईओ साहब ने कहा भी है कि विदाई पार्टी नहीं है, सम्मान पार्टी यहाँ पर आज आयोजित की गई है हमारे चेयरमैन हमारी माता जी के लिए और हमारे सभी सम्मानित सभासदों के लिए। यहाँ पर ये कार्यक्रम आज बहुत भव्य तरीके से ईओ नौशाद अली जी और उनके तमाम साथियों ने, पूरे स्टाफ ने मिलकर यहाँ पर भव्य कार्यक्रम किया है। मैं इसके लिए अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और मैंने कहा भी मंच के माध्यम से तमाम अधिकारियों से अपने नगर पंचायत के बोर्ड की अवधि समाप्त होने के बाद भी ऐसी व्यवस्था न रहे, गरीब जनता के काम हो, सबका सहयोग हो और जितने भी भ्रष्टाचारी यहाँ जिस प्रकार से अवैध कब्जेधारी यहाँ पर लोग हैं उनकी नकेल जैसे हमने 5 साल कस के रखी है, उसी प्रकार से यहाँ ईओ साहब के माध्यम से और हमारे तमाम अधिकारियों के SDM साहब के माध्यम से कसी रहे और सरकारी ज़मीनों पर बिल्कुल अवैध कब्जे न हो और गरीब आदमी की तमाम समस्याओं का समाधान हो। ये आग्रह हमने मंच के माध्यम से किया। अब जैसे सूचना आ रही है, उत्तराखंड सरकार का जो सूचना है कि चुनाव ये सब पीछे डाल दिए गए हैं। पहले लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद फिर नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। निश्चित रूप से सब लोग जितने भी बोर्ड के हमारे साथी हैं और तमाम सभी के लिए व्यवस्था रहती है, सब लोग अपना अपना प्रयास करते हैं। हमने शुभकामनाएं दी अपने साथियों को कि पुनः जो लोग इस व्यवस्था में वापस आने का प्रयास करें, वो निश्चित रूप से ऊपर वाला उनको कामयाब। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे नरेंद्र नगर की, जहां ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात की। डीएम से मुलाकात कर ग्रामीणों ने उनसे विस्थापन की मांग की है। भल्ट गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात की और विस्थापन की मांग की। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य कमल दास ने कहा कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का घेराव करेंगे और पशुओं को कार्यालय के सामने ही बांध देंगे। मामले को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि भल्ट गांव के ग्रामीण उनके पास पहले भी आए थे, जिसके साथ बैठक की गई थी। सुनिए जिलाधिकारी ने क्या कहा। बना रखा है कि हम जो है फिर TRDC का घेराव करेंगे। हम अपने जो है हमारे पशु भी है, सारी जितनी माता बहनें हैं और हमारी बेटी बुआरी सारे जो है वहाँ जो है TRDC के घेराव में हमें तब फिर जो है आंदोलन करना पड़ेगा, हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी।
या हमें जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, चाहे ये हमें तब जेल में भेजे, चाहे हमें डंडा मारे, लट्ठी मारे, हमें इसके लिए भी तैयार है। ये भटगांव के जो ग्रामीण आए थे उनके साथ पहले भी हमारी बैठकें हुई हैं और अब हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इनकी एक इंडिपेंडेंट हम स्टडी कराएंगे, जिसमें भटगांव और इसके जैसे अन्य भी विलेजेस हैं जहां पर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि विस्थापन किया जाना है या नहीं, या फिर जो भी डैमेजेस हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं। तो उस क्रम में वेडनेसडे को THDC के अधिकारियों के साथ भी बैठक है और उसमें हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे कि जो भी इंडिपेंडेंट सर्वे कराया जाना है वो किस संस्था से कराया जाना है और उसको कब तक कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आगे उनकी विस्थापन अगर कोई रिकमेंडेशन आती है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।